नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ का हुआ आगाज। बुधवार तक चलने वाले महाकुंभ में 1000 से अधिक स्टार्टअप निवेशक और 5000 भावी उद्यमी शामिल। जयपुर के रामजीपुरा कला ग्राम पंचायत में एसबीआई बैंक ने सीएसआर गतिविधियों से दी लाखों रुपए के विकास कार्यों की सौगात। कई विकास प्रेरित योजनाओं का हुआ शुभारंभ। जरूरतमंद महिलाओं में 50 सिलाई मशीनें की गईं वितरित। मेघालय में 5 से 13 अप्रैल तक होगा स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन। कार्यक्रम के दौरान किसानों को स्ट्रॉबेरी की बागवानी के लिए किया जाएगा प्रोत्साहित। भारतीय पेटेंट कार्यालय ने पिछले 1 साल में 1 लाख से अधिक पेटेंट किए प्रदान। प्रत्येक कार्य दिवस पर दिए गए 250 पेटेंट अनुदान के साथ साथ जीआई पंजीकरण में भी हुई उल्लेखनीय वृद्धि। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए विस्तार से अब खबरों पर नजर डालते हैं। स्टार्टअप महाकुंभ का आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में आगाज हो गया है। बुधवार तक चलने वाले इस आयोजन में स्टार्टअप के अलग अलग पवेलियंस हैं। महाकुंभ में एआई, B2B, एग्रीटेक, डीप टेक, क्लाइमेट टेक, गेमिंग, ई स्पोर्ट्स, फिनटेक जैसे अनेक पवेलियन देखने को मिल रहे हैं। इसका उद्देश्य पूंजीपतियों और निवेशकों को भारतीय व्यापार के साथ जोड़ना है। स्टार्टअप महाकुंभ में 1000 से अधिक स्टार्टअप, 1000 से अधिक निवेशक, 5000 भावी उद्यमी और 40,000 आगंतुक भाग ले रहे हैं। इस मौके पर 34 से अधिक डीप टेक स्टार्टअप नेस्कॉम पवेलियन में अपने नवाचारों का प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक देश में सीएसआर गतिविधियों के जरिए ग्रामीण भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रहा है। इसी क्रम में राजस्थान के जयपुर ग्रामीण में ग्राम पंचायत रामजीपुरा कला में एसबीआई बैंक ने सीएसआर गतिविधियों से लाखों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। कार्यक्रम में एसकेएन कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के उप महाप्रबंधक अनिरुद्ध कुमार चौधरी ने विकास प्रेरित योजनाओं का शुभारंभ किया। देखते हैं ओपी यादव की ये रिपोर्ट। उत्कृष्ट बैंकिंग सेवाओं के जरिए वैश्विक जगत में विख्यात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश में सीएसआर के जरिए राष्ट्र विकास में अपना अमूल्य योगदान दे रहा है। इसी क्रम में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा गोद लिए गए राजस्व ग्राम पंचायत रामजीपुरा कला में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा विभिन्न सीएसआर गतिविधियों का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेने आए एसबीआई के प्रशासनिक कार्यालय जयपुर में उप महाप्रबंधक अनिरुद्ध कुमार चौधरी और एसकेएन कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह ने विधवा और जरूरतमंद महिलाओं को तकरीबन 4 लाख रुपए की लागत से खरीदी गई 50 सिलाई मशीनें भेंट की। एसबीआई के वरिष्ठ अधिकारी अनिरुद्ध कुमार चौधरी ने कहा कि इस पहल से महिलाओं को स्वरोजगार से स्वावलंबी बनने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देश के प्रख्यात वैज्ञानिक श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह ने कहा कि सिलाई कढ़ाई के जरिए ग्रामीण महिलाओं को खुद के व्यवसाय से आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिन्होंने सीएसआर के तहत ये एक बहुत ही विषम परिस्थितियों वाले गांव में, जो सुंदरपुरा जो गांव है उसके अंदर ये प्रयास किया है, ये जो सुविधा उपलब्ध कराई है, स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, इसके अतिरिक्त जैसा बताया हॉस्पिटल में 25 जो है ना व्हील चेयर और 50 सिलाई मशीन। ऐसी महिलाएं जो विधवा हैं और आजीविका नहीं चल रही, तो कहीं न कहीं एक बहुत अच्छा प्रयास स्टेट बैंक का है। कार्यक्रम के दौरान राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरसोली को 8 लाख रुपए की कीमत के चिकित्सा उपकरण प्रदान किए गए। इसके अलावा राजकीय अस्पताल किशनगढ़ रेनवाल व सांभर लेक सरकारी अस्पताल के लिए 2.5 लाख रुपए की कीमत की 25 व्हील चेयर भी मरीजों की सुविधा के लिए दी गई। एसबीआई सीएसआर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामजीपुरा कला में स्मार्ट क्लासरूम के लिए 5 लाख रुपए की लागत से तैयार डिजिटल लैब का उद्घाटन भी किया गया। बैंक के उप महाप्रबंधक अनिरुद्ध कुमार चौधरी ने कहा कि इस लैब में
7 कंप्यूटर, एलईडी, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, 7 टेबल और 7 कुर्सियों के अलावा इन्वर्टर, बैटरी और सीसीटीवी की भी सौगात दी गई है। अनिरुद्ध चौधरी ने कहा कि स्मार्ट क्लासरूम बनने से गांव के स्कूली बच्चे भी डिजिटल तकनीक से जुड़कर दूर बैठे विशेषज्ञ अध्यापकों से ऑनलाइन पढ़ाई से ज्ञानार्जन कर सकेंगे। कार्यक्रम के दौरान कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह ने कहा कि डिजिटल तकनीक से दूर बैठे विशेषज्ञ अध्यापक छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई करा सकेंगे। इस सुविधा से विद्यार्थियों के ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। ऐसे स्मार्ट क्लासरूम जो आईटी का जमाना है, अगर हमारे बच्चों को इस तरीके की चीज़ें देखने को नहीं मिलती तो दुनिया में पिछड़ जाएंगे कहीं ना कहीं। तो बच्चों को जब इस तरीके की सुविधाएं उपलब्ध होंगी तो निश्चित रूप से वो आधुनिक जो विज्ञान का युग, आईटी का युग है, उसमें जीने का सपना उनका साकार हो सकता है। मान लिया कोई बहुत अच्छे टीचर हैं, जयपुर में बैठे हैं और वो क्लास लेना चाहते हैं, कोई स्पेशल लेक्चर करना चाहते हैं, तो उस रूप में भी इसका बड़ा सार्थकता है। एसबीआई की तरफ से आंगनवाड़ी केंद्र रामजीपुरा कला में करीब 2 लाख रुपए की लागत से टीवी, फ्रिज, किताबें और खिलौने जैसी आवश्यक वस्तुएं दी गईं। एसबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय 3 जयपुर में सहायक महाप्रबंधक हेमंत कुमार शर्मा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों के लिए सुविधाएं बेहद मददगार साबित होंगी। उद्घाटन के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह ने कहा, आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों के लिए सुविधाएं दी गई हैं, जिससे पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होगा। अक्सर गांव में क्या होता है, इस तरीके की सुविधाएं छोटे बच्चों के लिए नहीं होती, और एक ये बहुत ही अगेन जो स्टेट बैंक ने किया, सराहनीय कार्य किया, छोटे बच्चों के लिए इस तरीके की व्यवस्था करना कि छोटे बच्चे आएंगे और वो शुरुआत से सीखेंगे चीज़ों को, तो निश्चित रूप से उनको आगे पढ़ने में जब वो आएंगे फर्स्ट में या सेकंड में, थर्ड में, तो कुछ चीज़ें अच्छे से सीखने को मिलेंगी। तो ये भी स्टेट बैंक ने जो CSR में एक फैसिलिटी क्रिएट की है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। अक्सर गाँव में छोटे ऐसे ग्रामीण परिवेशों में ऐसा देखने को नहीं मिलता, तो इसका बहुत फायदा गांव की महिलाओं को, बच्चों के हिसाब से होगा। रामजीपुरा कला ग्राम पंचायत में एसबीआई द्वारा CSR प्रायोजित सौगातों के लिए सरपंच तारा देवी ने जहां अधिकारियों का धन्यवाद दिया, तो वहीं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के व्याख्याता राधेश्याम यादव और प्राचार्य रामकुमार रेवाड़ ने स्कूल में दिए गए विकास के लिए एसबीआई अधिकारियों और कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह का आभार जताया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से विद्यालय को डिजिटल कंप्यूटर लैब और प्रिंटर सहित दिया गया, उसके लिए मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इस मौके के ऊपर वीसी साहब पधारे जो इस गांव को गोद लिए हुए, उनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हम पूरी स्टाफ के साथ में बच्चों को पूरा जो कंप्यूटर और उसके साथ साथ में विभिन्न प्रकार की जो स्टडी मटेरियल है वो ऑनलाइन उपलब्ध करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। एसबीआई प्रबंधक मानव संसाधन एवं प्रशासन राजकुमार यादव ने कहा कि बैंक द्वारा भविष्य में भी ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक तरक्की के लिए CSR के जरिए सहयोग और जनभागिता के कार्यक्रम जारी रहेंगे। राजकुमार ने कहा कि नारी सशक्तिकरण, शिक्षा, चिकित्सा व अन्य कार्यों के लिए लाखों रुपए के विकास कार्यों की सौगात से रामजीपुरा कला ग्राम पंचायत के विकास में नए आयाम स्थापित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की ग्रामीण आबादी को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने के साथ साथ नारी शक्ति को समृद्धशाली बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसी क्रम में भारतीय स्टेट बैंक ने राजस्थान के जयपुर ग्रामीण में रामजीपुरा कला ग्राम पंचायत में 50 सिलाई की मशीनें विधवा महिलाओं को दी है, साथ ही साथ 20 व्हील चेयर हॉस्पिटल में दी है, और इसके अलावा स्कूल में एक स्मार्ट क्लासरूम देने के अलावा आंगनबाड़ी को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया है। निश्चित तौर पर इस तरह की पहल से न केवल गाँव में विकास की बयार आएगी, बल्कि डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने से लोगों की आर्थिक तरक्की के विकल्प भी खुलेंगे। OP यादव, DD न्यूज, जयपुर ग्रामीण। और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ किसान उत्पादक संगठनों ने नई दिल्ली स्थित पूसा कृषि हाट में स्टॉल लगाए हैं। तरंग नाम से आयोजित इस मेगा FPO मेले के आयोजन के विषय पर हमारे संवाददाता OP यादव ने बात की नाबार्ड के महाप्रबंधक SS वसीहरन से। देश के किसानों की आर्थिक तरक्की के लिए नाबार्ड लगातार काम कर रहा है, और इसी क्रम में राजधानी नई दिल्ली स्थित पूसा संस्थान में नाबार्ड द्वारा तरंग मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में देश के कई राज्यों से न केवल प्रगतिशील किसान आए हैं, बल्कि FPO के जरिए उन्होंने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी के लिए यहाँ स्टॉल भी लगाए हैं। अभी इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नाबार्ड के महाप्रबंधक SS वसीहरन। आइए बात करते हैं। सर, ये जो मेला लगाया गया है, तरंग नाम इसका क्यों रखा गया और इस मेले की थीम लाइन क्या है? इसका थीम लाइन है दैट इज कलेक्टिवाइजेशन ऑफ फार्मर्स।
इसके लिए टॉपिक रखा है और अलग अलग राज्यों से एफपीओ से इधर आया है। इट्स अ कलेक्टिवाइजेशन एफर्ट। इस मेले में कौन कौन सी संस्थाओं की भागीदारी है और इसकी क्या रूपरेखा है? इसमें नाबार्ड और एसएफएसी स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्शियम गवर्नमेंट को इंडिया का है और ओएनडीसी ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वो तीनों मिला के ये प्रोग्राम कर रहे हैं। कौन कौन से राज्यों से इसमें भागीदार हैं और कितने प्रगतिशील किसान और एफपीओ किसान इसमें भाग ले रहे हैं? इसमें लगभग 45 एफपीओस आया है, एफपीओस और ओएफपीओस ऑफ फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। ये आ गया है जम्मू कश्मीर से, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से। इसके मेनली ऑल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आया है, फार्मर्स प्रोडक्ट्स भी आ गया है और ऑफ फार्म प्रोड्यूस भी आ गया है। इस मेले के आयोजन का मुख्य मकसद क्या है? किसानों का ना मार्केटिंग एक इशू बढ़ता है हर एक प्रोडक्ट्स में, उसमें उनको सपोर्ट करने के लिए एक कलेक्टिवाइजेशन ऑफ फार्मर्स का हम लगभग 10 साल से कर रहे हैं। और फार्मर्स प्रोड्यूस इकट्ठे होने के बाद उनका बार्गेनिंग पावर थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए अच्छा बार्गेन करने का, अच्छा प्राइस मिलने का उनका मौका मिलता है। लेकिन उसमें भी एक चीज़ है, उनका प्रोडक्ट क्या है वो दुनिया का मालूम होना चाहिए, इसलिए इस तरह का मेला हम करते हैं। मेला में लोग आते हैं, देखते हैं हर एक राज्य का प्रोडक्ट्स कैसा है वो मिलते हैं, क्योंकि दिल्ली में सभी प्रोडक्ट्स नहीं मिलेगा, सो दूसरा राज्यों में क्या क्या मिलता है वो मालूम हो जाएगा, वो खरीदने का और प्रमोशन करने का अच्छा मौका मिलता है। इस मेले के आयोजन में ऑर्गेनिक किसान कितने हैं और उत्पादों में मुख्य रूप से कौन कौन सी चीजें डिस्प्ले हो रही है? We have invited all the FPOs and OFPOs, लेकिन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलेट्स होगा और ऑयल टाइप्स, फ्लावर आइटम्स एंड प्रोसेस्ड फूड आइटम्स, ऑल जेन्युइन फार्मर्स का प्रोड्यूस है। इसके अलावा इवन वो ऑफ फार्म प्रोड्यूसर में वो गारमेंट्स बनाते हैं, वो भी मिल जाएगा, अलग स्टेट्स का स्पेसिफिक ऑथेंटिक फूड एंड ड्रेसेस। नाबार्ड द्वारा इन किसानों को सहयोग दिया गया है, एफपीओ भी बनाए गए हैं, कौन कौन सी सहायता इनको मिली है और किस किस लेवल पे इनकी हेल्प हुई है? नाबार्ड दोनों प्रमोशन ऑफ एफपीओस के भी हम काम करते हैं, लाइक एक एफपीओ बनाने के लिए वो फार्मर्स के इकट्ठा करना पड़ेगा और उनका ट्रेनिंग देना पड़ेगा और उनका बेसिक ऑपरेशनल एक्सपेंसेस लाइक सैलरी, सीईओ का सैलरी वगैरह करने का भी हम, दिस इज़ अ स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके साथ 10,000 एफपीओ का स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, उसके साथ हम काम करते हैं। उसके अलावा भी हमारा खुद का प्रमोशन इन एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज में भी एफपीओस हम बनाते हैं। और ऑफ फार्म प्रोड्यूस का, क्योंकि वो विलेज रूरल एरियाज़ में सिर्फ एग्रीकल्चर का काम नहीं है, उससे अलावा और आर्टिसंस का काम भी होते हैं, सो उसका भी एफपीओस बनाने में हम सिमिलर टाइप ऑफ सपोर्ट देते हैं। और इसमें हम सिर्फ नाबार्ड का एफपीओस नहीं है, एसएफएसी का एफपीओस भी इधर आया है, वो भी सिमिलर सपोर्ट्स देते हैं उनके एफपीओ के लिए। तो ये थे नाबार्ड के महाप्रबंधक एसएस वसीहरन, जिनका मानना है कि तरंग मेले के जरिए देश भर के प्रगतिशील किसान और एफपीओ फार्मर्स को न केवल यहाँ स्टॉल लगाने का अवसर मिला है, बल्कि उनके उत्पादों की एक जगह बिक्री होने से एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को किसानों के जरिए साकार करने का उत्कृष्ट कार्य भी हो रहा है। मेरे सगी कैमरामैन विश्व बंधु के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और प्राइवेट क्षेत्र का ऋणदाता बंधन बैंक जल्द ही क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेगा। बैंक अप्रैल या मई में इसका ऐलान करेगा। बंधन बैंक ने बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व एग्जीक्यूटिव पीयूष झा को क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो का प्रमुख बनाया है। पीयूष झा बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड से जुड़े थे। कोलकाता स्थित ऋणदाता में कई बैंकर शामिल हुए हैं। बंधन बैंक बीते 10 वर्षों से कारोबार कर रहा है, लेकिन वे यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने वाले नवीनतम ऋणदाताओं में से एक है। भारतीय पेटेंट कार्यालय ने पिछले 1 साल में 1 लाख से अधिक पेटेंट प्रदान किए हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार पेटेंट कार्यालय ने 1 वर्ष के भीतर अभूतपूर्व 1 लाख पेटेंट प्राप्त किए हैं। 15 मार्च 2023 से इस साल 14 मार्च के बीच देश भर में कुल 1,01,311 पेटेंट दिए गए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि इस समयावधि में प्रत्येक कार्य दिवस पर 250 पेटेंट दिए गए। वहीं वित्तीय वर्ष 2023-24 में पेटेंट कार्यालय को अब तक के उच्चतम 90,300 पेटेंट आवेदन प्राप्त हुए हैं। पेटेंट अनुदान के साथ साथ जीआई पंजीकरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3 गुना वृद्धि दर्शाती है।
वर्तमान में भारत में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 58 नए पंजीकरण के साथ 573 पंजीकृत जीआई हैं। इसके अतिरिक्त कॉपीराइट पंजीकरण रिकॉर्ड तोड़ 36,368 तक पहुंच गया है, जो रचनात्मक क्षेत्र के भीतर विशाल संभावनाओं को रेखांकित करता है। डिजाइन के क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2023-24 में अब तक की सबसे अधिक संख्या में पंजीकरण हुए, साथ ही कुल 27,819 साथ ही 30,450 आवेदनों का अंतिम निपटान हुआ। और सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से बीमा उत्पादों की गलत बिक्री रोकने के लिए कहा है, साथ ही खाता धारकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। वित्तीय सेवाओं के सचिव विवेक जोशी का कहना है कि वित्तीय सेवा विभाग डीएफएस को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि बैंक और जीवन बीमा कंपनियां ग्राहकों से पॉलिसी खरीदने के लिए धोखाधड़ी वाले और अनैतिक तरीका अपना रही हैं। जोशी ने कहा कि इन मामलों को देखते हुए बैंकों को संवेदनशील बनाया गया है। उन्होंने कहा कि बैंकों में खाता धारकों के हितों को सबसे अधिक महत्व देने को कहा गया है। मेघालय के प्रसिद्ध स्ट्रॉबेरी फल की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य का परिवहन, कृषि और किसान कल्याण विभाग साझा रूप से 5 से 13 अप्रैल के बीच स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन करेगा। स्ट्रॉबेरी एक मीठा और रसीला फल है जो अपने विशेष स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। कार्यक्रम के दौरान किसानों को स्ट्रॉबेरी की बागवानी के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य के बागवानी विभाग ने विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाए हैं। राज्य में स्ट्रॉबेरी की फसल रोपण का मौसम शुरू हो चुका है। और उधमपुर जिले के कुद इलाके में हाईलैंड पार्क में 17,000 से अधिक ट्यूलिप फूल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से एक बार फिर खुशखबरी सामने आई है। दरअसल पिछले दिनों दक्षिण अफ्रीका से लाई गई मादा चीता गामिनी द्वारा 5 शावकों को जन्म देने की जानकारी सामने आई थी, लेकिन अब लोगों की खुशी को दोगुना करने की खबर सामने आई है। दरअसल मादा चीता गामिनी ने 5 के बजाय 6 शावकों को जन्म दिया है। पार्क में निगरानी के दौरान चीते का एक और शावक मिला है। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सभी 6 शावकों की एक साथ तस्वीरें साझा की। सभी शावक पूरी तरह से स्वस्थ नजर आ रहे हैं। और आइए अब जान लेते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। बिहार में सरसों की कटाई करें।
2 छोटे चम्मच मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर कीट प्रभावित जगह पर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि इन दवाओं का उपयोग विशेषज्ञों की सलाह से ही करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के जगत्याल में विशाल चुनावी जनसभा को किया संबोधित। पीएम ने कहा 13 मई को तेलंगाना में विकसित भारत के लिए मतदान होगा और जब भारत विकसित होगा तो तेलंगाना भी विकसित होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड के सभी विवरणों का खुलासा करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में हर इलेक्टोरल बॉन्ड का नंबर भी बैंक चुनाव आयोग को सौंपे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को तुरंत सरेंडर करने को कहा है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में भी ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए 21 मार्च को बुलाया है। ईडी ने एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ समन जारी किया है। ये केजरीवाल को ईडी का नवा समन है। कांग्रेस की चुनावी तैयारियों के बीच राहुल गांधी नए विवाद में फंसते दिखाई दे रहे हैं। राहुल ने देश की जांच एजेंसियों के साथ साथ चुनाव आयोग को कहा कि एक दिन जब बीजेपी सरकार बदलेगी तो कार्रवाई की जाएगी। राहुल के बयान पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। मुंबई में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन हो गया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव समापन कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रविवार को एक क्षेत्रीय एयरलाइन सेवा फ्लाई 91 का उद्घाटन किया। उन्होंने गोवा के मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और लक्षद्वीप के अगत्ती द्वीप समूह के बीच चलने वाली पहली उड़ान सेवा को झंडी दिखाई। अरब सागर में चले 40 घंटों के अभियान के बाद पकड़े गए 35 समुद्री डाकुओं को भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस कोलकाता से भारत लाया जा रहा है। अभियान के दौरान भारतीय नौसेना ने समुद्री डाकुओं को आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य कर दिया। बिहार के खगड़िया जिले में कार और ट्रैक्टर के बीच भीषण भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। घायलों का नजदीक के अस्पताल में इलाज चल रहा है। होली का त्योहार नजदीक आ रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के बरसाना स्थित श्री राधा रानी मंदिर में धूमधाम से लड्डू मार होली खेली गई। और आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर।